हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो अलग अलग सेक्शंस आप पढ़ते हैं। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, पूर्व मीमांसा मींस जो बेसिक मीमांसा फिलॉसफी है आप उसको पढ़ते हैं, जो कुमारिल भट्ट है ये है वो है सब वो सेक्शंस उसमें आते हैं। उत्तर मीमांसा जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं वेदांत दर्शन। मींस अगर मैं बेसिकली कहूं, जो मीमांसा है या जो वेदांत है, ठीक है, जो मीमांसा है और जो वेदांत है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे भी आप देना चाहें, ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व मीमांसा का सेक्शन है और ये उत्तर मीमांसा का सेक्शन है। जब मीमांसा के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो गए थे, नए नए कंसेप्ट्स आ गए थे, नई नई थ्योरीज आ गई थी, नए नए उनके ऐसे स्ट्रक्चर्स बन गए थे जो यूनिक थे, तो वो कंसेप्ट कहलाया फिर वेदांत फिलॉसफी, द फोर्थ पिलर ऑफ वेद सेक्शंस, उसका चौथा भाग है ये। और मीमांसा जो था वो पूर्व मीमांसा, स्टार्टिंग का जो मीमांसा का भाग था, सेक्शन था, वहां से वो खड़ा होना शुरू हुआ था। अब बेसिकली मीनिंग ये आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मीमांसा। मीमांसा मतलब किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी नॉलेज को फाइंड आउट करना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है, खुद को एक ऐसा महसूस करना कि हाँ बस मुझे अब जानना है उस नॉलेज को, ठीक है, मैं नॉलेज का भूखा हूं, वहां से ही सेक्शन बेसिकली खड़ा होता है। अब इन दोनों के अंदर जो बेसिक रिलेशन है मीमांसा और वेदांत के अंदर, वो रिलेशन क्या है? इन दोनों ने एग्जिस्टेंस ऑफ वेदा को एक्सेप्ट किया है और ये कहा है कि जो अगर आपको यूनिक नॉलेज चाहिए, बेस्ट नॉलेज चाहिए, तो उसको अक्वायर करने का एक ही मेथड है और वो है वेदास। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ये चाहे मीमांसा हो चाहे वेदांत हो, क्योंकि वेदा जो वेद हैं आपके, उन्हीं को ज्ञान का स्रोत मानते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, सबसे हॉली बुक मानते हैं, ओल्डेस्ट बुक मानते हैं, और इस तरीके से ये अपनी फिलॉसफी खड़ी करते हैं। अब दोनों का कंसेप्ट, दोनों का थ्योरी, दोनों को फिलॉसफी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक जैसी है। दोनों के अंदर अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो हमने स्टार्टिंग में देखा था अलग अलग तरह की नॉलेजेस थी, परसेप्शन था, इन्फ्रेंस था, वर्ड टेस्टिमोनी था। मैंने आपसे कहा था जब हम शब्द प्रमाण की बात करेंगे, वर्ड टेस्टिमोनी की, वहां पर ये सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इट मींस क्या मैं दोनों कह दूं? ये दोनों जो हैं शब्दों के ऊपर सबसे ज्यादा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक फिलॉसफी है वो किस पर बेस्ड है? वेदों के ऊपर बेस्ड है। इसलिए दोनों का जो मेथड होगा नॉलेज का वो भी एक जैसा ही होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब मार्केट के अंदर जैन और बुद्ध की मैं कहूं कि बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, लोग उन्हें ज्यादा पढ़ने लग गए थे, उनमें इन्वॉल्व होने लग गए थे, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि आखिर वेदास को छोड़कर ये लोग जैन और बुद्ध की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है इनके पास? तो कंसेप्ट निकल कर आता है कि वेदों की जो व्याख्या है, जो उनका एक्सप्लेनेशन है, वो कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है। ये लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कारण लोग फिर इन्फ्लुएंस होकर जैन और बुद्ध की तरफ चले जाते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं एक R&D करने की जरूरत हो गई थी वेदों के ऊपर, कि जो कंसेप्ट बेसिक वेदों का है, जो उसमें लिखा हुआ है, उसे सही तरीके से मैं बाहर पहुंचाऊं तो कहीं ना कहीं लोग मुझसे फिर से अट्रैक्ट होंगे। इस फिलॉसफी के साथ मीमांसा दर्शन शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इस फिलॉसफी को जब शंकराचार्य आते हैं तो उसको हाईएस्ट पीक के ऊपर ले जाते हैं, जहां अद्वैत वेदांत की थ्योरी आती है। और ये जब सेक्शन शुरू होता है तो यहां जैन और बुद्ध जो हैं वो इंडिया से फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जैन और बुद्ध फिलॉसफी धीरे धीरे यहां पर खत्म होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग होती है मीमांसा की, ये एनालाइज कर रहे हैं वेदों की थ्योरीज को, उसका एनालिसिस कर रहे हैं ये कि वेदों में क्या कहा गया था, क्या सही था, क्या गलत था, क्या वहां पर ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन ये तीनों कैटेगरी सुपीरियर है, जो आपके शूद्र होंगे उन्हें हटा दो? क्या वहां पर कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि ब्राह्मण ही सुपीरियर है, बाकी सब बेकार है?
तो ये मीमांसा के अंदर ये कंसेप्ट हम सोसाइटी में पहुंचाते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत आपको बताया गया है, गलत नॉलेज आपको दी गई है, ठीक है, इसके कारण आप इन्फ्लुएंस हुए हैं इन लोगों से, रियल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वेदों के अंदर चारों जो कास्ट है आपके, चारों जो ये सिस्टम है कास्ट सिस्टम, ये आपके कर्म के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन योर कर्म थ्योरी, कर्म के ऊपर आधारित है ये। तो अगर मैं कर्म से ब्राह्मण हूं तो मैं कर्म से ब्राह्मण हूं, मेरी जाति कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर कर्म से वैश्य हूं तो मैं वैश्य हूं, इससे मेरी जाति से इसमें क्या फर्क पड़ना है। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर सोसाइटी के अंदर नॉलेज देना शुरू किया और उसको धीरे धीरे उसका इंपैक्ट क्या हुआ, लोग फिर से वेदों की तरफ आना शुरू हुए। और फिर इस इंपैक्ट को जब आप पढ़ते हैं कंटेम्प्ररी इंडियन फिलॉसफी, वहां तक भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जब कई लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, ये स्लोगन दिया, ये मूवमेंट चलाई कि वेदों की ओर लौटो, फिर से वेदों की ओर आओ, तो ये कहीं ना कहीं इसी मोमेंट का एक इंपैक्ट था जो आपके इंडिया में लंबे टाइम तक देखा गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट मीमांसा। ये सब तो आपको पता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये प्रमाण वो प्रमाण, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब आपका क्लियर है। नई चीज शुरू करते हैं, इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये बात करेंगे वेदों की, वेद मीन्स आपकी जो वर्ड टेस्टिमोनी है उसकी ये बात करेंगे, शब्द प्रमाण की ये बात करेंगे, उस शब्द प्रमाण के अंदर, ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स लेके आएंगे, अलग अलग सेक्शंस लेके आएंगे, नए नए कंसेप्ट्स लेके आएंगे, नई नई थ्योरीज लेके आएंगे। तो मैं वो सारी थ्योरीज आज आपको बताता हूं जो हमें पढ़नी है। पहला सेक्शन, पहला टॉपिक लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रिजम्पशन, अगर हिंदी में इसको मैं कहूं अर्थ आपत्ति, प्रिजम्पशन अर्थ आपत्ति। आप कहेंगे मैंने चार तो मैंने पढ़े हुए हैं, प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, जिसमें कि मैं देखता हूं विथ हेल्प माय सेंसेस और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉलेज कर लेता हूं। सेकंड था इन्फ्रेंस, जिसको मैं कहता हूं अनुमान, जिसके अंदर एक कंपलसरी रिलेशन को फॉलो करना होता है और उस कंपलसरी रिलेशन के बिहाफ पे मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि ये ऐसा हो सकता है। थर्ड जो था वो था वर्ड टेस्टिमोनी, शब्द प्रमाण, ठीक है। शब्द प्रमाण के अंदर क्या किया गया था, शब्द प्रमाण में वेदों या फिर जो शब्द कहे गए थे या कहे जाएंगे उसके बिहाफ पे मैं नॉलेज करता था। देन एक था कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं उपमान। ये चार तो आपने पढ़े हुए हैं। देन ये नया सेक्शन क्या है, प्रिजम्पशन। तो मीमांसक जो है या मीमांसा को फॉलोअर जो है वो एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं यहां पर कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन। देखिएगा, मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स बोलता हूं, बेसिक मीनिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर काम होगा, वर्ड्स के ऊपर ही काम होगा, बट ये जो नॉलेज होगी ये ना ही तो आप परसेप्शन से कर सकते हैं, ना ही ये आप इन्फ्रेंस से कर सकते हैं, ये कंपैरिजन से भी नहीं होगी। इट मींस ये तो कोई नई नॉलेज आ रही है। ये नई नॉलेज क्या आ रही है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं। पहला स्टेटमेंट है कि मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है, आप कहते हैं यार ये बच्चा जो है ये दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये बच्चा दिन भर में कुछ भी नहीं पढ़ता। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं लेकिन यार ये फिर भी क्लास के अंदर टॉप आया है, ये दिन भर में कुछ भी नहीं पढ़ता लेकिन फिर भी क्लास में इसके इतने % मार्क्स आए हैं। इट मींस इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग चल रहा है। क्या वो ऐसा हो सकता है क्या, अगर मैं एक और नया एक वर्ड इसमें ऐड करूं, नया एक नॉलेज ऐड करूं कि हो सकता है इसने रात को पढ़ाई की हो, या हो सकता है इसके पास कहीं ना कहीं से पेपर आ गए हो, या हो सकता है ये स्कूल के अंदर ही पढ़कर इतना नॉलेजेबल हो गया हो, घर पढ़ने की जरूरत ही इसको ना रही हो। इनमें से किसी को मैं फिट कर सकता हूं यहां पर, तो ये पूरा स्टेटमेंट बैठ जाएगा। कैसे, ये बच्चा दिन भर घर पर कुछ नहीं पढ़ता है, हो सकता है ये स्कूल में ज्यादा इंटेलिजेंट हो, शायद इसीलिए इसके क्लास में 90% मार्क्स आए हैं। हाँ, ये बैलेंस्ड है। वापस देखिएगा, जब दो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स जिनके बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए मुझे किसी थर्ड स्टेटमेंट का यूज करना होता है, जब किन्हीं दो अलग अलग भागों को एक बनाने के लिए या ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मुझे किसी तीसरे
ऑब्जेक्ट तीसरे अर्थ को बीच में लाना पड़ता है तो इस पूरे भाग को हम कहते हैं अर्थ आपत्ति। मतलब जो मीनिंग था इन दोनों का, इससे मुझे थोड़ा सा डाउट था, मुझे प्रॉब्लम थी, तो इस आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने सी को कहीं ना कहीं अज्यूम किया है, प्रिजम्पशन किया है इसका मैंने कि हाँ ये ऐसा भी तो हो सकता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सेक्शन एक नॉलेज के अंदर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन। हालांकि जो न्याय फिलोसफर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन आर बेस्ड ऑन परसेप्शन, ये प्रत्यक्ष पर ही आधारित है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मीमांसक हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए किसने देखा कि वो स्कूल में पढ़ता है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा यहां पर कोई इन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, कोई कंपलसरी रिलेशन नहीं है यहां पर। इट मींस ये तो इन्फ्रेंस भी नहीं है, परसेप्शन भी नहीं है, ये एक नया सेक्शन है जिसका इन्होंने नाम दिया प्रिजम्पशन या अर्थ आपत्ति। मीमांसक ने दिया क्या था, ए और बी के अंदर रिलेशन डेवलप करने के लिए किसी सी को जब अज्यूम करना होता है तो इसको मैं कहता हूं प्रिजम्पशन या अर्थ आपत्ति। अगला जो सेक्शन है इसी के अंदर मैं इसको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। इसको कहते हैं हम अनुपलब्धि। इंग्लिश में कहते हैं इसको नॉन परसेप्शन। नॉन परसेप्शन वर्ड से मालूम पड़ रहा है, शब्दों से मालूम पड़ रहा है कि जिसको आप परसेप्शन नहीं कर सकते वो नॉन परसेप्शन। अब आप सोचेंगे नॉन परसेप्शन जिसको मैं नहीं देख रहा हूं इससे नॉलेज कैसे हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो ये तो आपने आपका परसेप्शन कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया कि आपने मुझे देख लिया। बट मे बी पॉसिबल मान लीजिए मैं क्लास से हट जाता हूं और आपकी क्लास कंटिन्यूअस चलती रहती है और मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहां पर किस चीज को मिस कर रहे हैं, तो आपने कहा कि हम यहां पर हमारे सर को मिस कर रहे हैं। मींस मेरे यहां नहीं होने के कारण जब आपको मेरी नॉलेज होती है तो उसको हम कहते हैं नॉन परसेप्शन या अनुपलब्धि। उपलब्ध मतलब वहां पर उसका होना, उसका प्रेजेंट होना, और अन मतलब वहां पर वो प्रेजेंट नहीं है, जिसको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं है, तो उसको हमने कह दिया अनुपलब्धि। सडनली मान लीजिए मॉर्निंग में आप उठते हैं, आपने अपना फोन उठाया, आपने फोन उठाते देखा कि उसमें तो बैटरी नहीं है, तो आपको किस चीज का नॉलेज हुआ कि फोन में बैटरी नहीं है? क्यों? क्योंकि फोन बंद था, उसको चालू होना चाहिए था। आप तुरंत गए, आपने उसको चार्ज कनेक्ट किया और उसको बैटरी दे दी। तो जो वहां होना चाहिए था वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था, इससे आपको नॉलेज हुई कि हाँ यहां से भी एक नॉलेज हो सकती है कि वो वहां पर नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर जैन दर्शन की, जैन दर्शन में आपके जो सप्तभंगी नय हैं वहां पर एक ऐसा भी नय दिया गया है कि हम देखेंगे 7 अलग अलग वहां पर नय हैं। ठीक है, आस्ति बताया गया है, नास्ति। ठीक है, जो नहीं है उसको देखकर ज्ञान करना, मीन्स जैन दर्शन में भी इसे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, हालांकि मीमांसक के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। जो अद्वैत वेदांती हैं, शंकराचार्य हैं, वो इसको अलग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, और जो बाकी के यहाँ पर फिलोसफर्स हैं मीमांसा के, वो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। बट बेसिक फंडा यहाँ पर यही है कि जिसको जहां पर प्रेजेंट होना चाहिए अगर वो वहां पर नहीं है तो आप उसको इजीली नॉलेज कर सकते हैं कि हाँ यहां पर कुछ ऐसा था जो यहां पर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इससे भी नॉलेज हो जाती है। मैं आपके सामने मान लीजिए खाना लेके आता हूं डायरेक्ट और खाली थाली आपको परोस देता हूं, तो आप इजीली कह सकते हैं भैया इसमें रोटी और सब्जी तो है ही नहीं। तो किसने कहा आपको इसमें होती है? आपने कहा नहीं होती है, हमें नॉलेज है इस चीज की। तो वहां पर उसके नहीं होने के कारण आपने मुझे क्या कहा कि कहां पर है हमारा खाना। तो ये सेकंड कंसेप्ट है इनका, अनुपलब्धि, इसको हम कहते हैं नॉन परसेप्शन। इसके बाद हम देखें अगर श्रुति। श्रुति एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप वेदांत में भी देखेंगे, जिसको आप मीमांसा के अंदर भी देखेंगे। अलग अलग तरीके से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्याएं करते हैं। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति अगर मैं इसको ग्रामर के आधार पर, व्याकरण के आधार पर इसका अर्थ करूं तो इसका मतलब होता है सुनना।
सुनना। अब सुनने के अंदर मैं फिलॉसफी के अंदर जब जाता हूं, वेदों के अंदर जाता हूं, वेदांत के अंदर जाता हूं, ग्रंथों में जाता हूं, तो श्रुति मीन्स सुनना, मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो बुक्स है आपकी, हॉली बुक्स जितनी भी है आपकी, जितनी भी बुक्स है, ठीक है, वेदों के अंदर जितनी भी है, वेद वेदांत जितनी भी है, उन सब की नॉलेज जो है सुनकर हो सकती है। एक तो एस्पेक्ट ये निकलता है। दूसरा एस्पेक्ट ये निकलता है कि इन सभी बुकों को जो बनाया गया है वो सुन सुनकर बनाया गया है। अब सुन सुनकर बनाया गया, इसके लिए मैंने पहले भी मेरा एक हाइपोथेटिकल व्यू दिया था आपको कि मे बी पॉसिबल ऐसा रहा होगा कि एक बहुत मीटिंग करते होंगे ये ऋषि जो थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, ये बैठकर एक पूरा डिस्कशन किया करते होंगे, मीटिंग किया करते होंगे। उस डिस्कशन और मीटिंग में ही एक ऐसा बंदा बैठता होगा जो वहां की इंपॉर्टेंट नॉलेज को सुन सुनकर बुक में लिखता रहता होगा। अब मान लीजिए उन्होंने 10 दिन मीटिंग करी, 100 दिन मीटिंग करी, 500 दिन मीटिंग करी, 10 साल तक मीटिंग करी, वॉट एवर, और वो बंदा कंटिन्यूअसली उसको लिखता चला गया। डेली मैंने 5 बात बोली, 6 बात बोली, 10 बात बोली। डेली अगर 20 लोग बैठकर 50 या 40 बात भी बोलते हैं तो महीने की हजारों बातें ऐसी इकट्ठी हो जाती है बुक के अंदर, जिससे आप आराम से एक डेवलप करके इस अच्छी सी बुक बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वेद जो है, जिसको नॉलेज थी उसने नहीं लिखी, जो थर्ड पर्सन वहां पर स्पेशली बिठाया गया था कोट करने के लिए उन बातों को, उसने सुन सुनकर इन सारी बुकों को बनाया है, कंपाइल किया है। ठीक है, इसलिए ये शब्द जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं जिनके लिखे गए हैं ऋषि मुनियों के, हैं सब इक्विवेलेंट टू गॉड, ऐसी पर्सनैलिटी जो इक्विवेलेंट टू गॉड है, उनके शब्द हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन ने सुनकर ही उन्हें वहां पर लिखा है, इसलिए इन्हें श्रुति वाक्य कहा गया है। जितने भी वर्ड्स हैं आपके, जितने भी शब्द हैं, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, वेदों को कहा जाता है कि वेदों को जो बनाने वाला है, वेदों की जो रचना की गई है वो भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। फिलॉसफर है आप, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, किसी भी ग्रंथ की रचना ईश्वर नहीं करता है, आप और मैं जैसे लोग भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनका नॉलेज लेवल बहुत ही हाई है, बहुत सुपीरियर नॉलेज जिनके पास है, और वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट टू गॉड हैं, उन्होंने उन सारी बुक्स को लिखा है। वो जो वर्ड्स हैं, वो जो सारे शब्द हैं, वो इतने ज्ञान के शब्द हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप उस रास्ते पर चल सकते हैं जिस रास्ते पर वो आपको ले जाना चाहते हैं। तो ये बात आपकी जो है आपको ध्यान रखनी है। अब ऑब्वियसली बात है, श्रुति की जब हम बात करते हैं तो श्रुति वर्ड्स के बाद इनका एक नया कंसेप्ट और आता है कि इन्होंने जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनको इन्होंने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वर्ड्स जो हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एक टाइम पे खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने शब्दों को कंटिन्यूअस माना है, नित्य माना है, कि ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जिसने जिस तरीके से इन्हें समझा है उस तरीके से उसको वैसी नॉलेज हुई है, दैट्स इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों इन्होंने ऐसा क्यों माना होगा? अब ऑब्वियसली बात है, दिमाग लगाइए। अगर मैं ये कहूं कि जो शब्द हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उनका एग्जिस्टेंस है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, इट मीन जो वेद हैं उनका एग्जिस्टेंस एक लिमिटेड टाइम तक है, फिर वो खत्म हो जाएंगे, उनकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी। नहीं, हाउ कैन इट पॉसिबल? वहां तो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं वो ऐसे होने चाहिए जो इनफाइनाइट टाइम तक चलते हों, जो नित्य हो, जो कंटिन्यूअस हो, जो अजर हो, जो अमर हो। इसका मतलब जो वर्ड्स है, जो शब्द है, वो हमेशा नित्य कंटिन्यूअस रहते हैं। ठीक है, यहां पर इन्हें इस प्रकार एक्सेप्ट किया गया है। इसी के अंदर एक और नया सेक्शन इन्होंने जोड़ा है आगे चलकर, जिसको हम इंडियन ग्रामर के अंदर या भारतीय जो आपका व्याकरण है उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, स्फोटवाद। आपने पढ़ा सुना होगा शायद, स्फोटवाद, द थ्योरी ऑफ स्फोट। स्फोटवाद क्या कहता है कि मान लीजिए मैंने कहा ए बी सी, जो भी मैंने कहा, ये ए बी सी, मैंने जो भी वोकैबुलरी मेरी यूज की, व्हाटएवर। अब मैं अगर आपसे इन सभी को मिलाकर एक वर्ड बनाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे कहा ये GIRL, तो ये मैंने क्या लिखा, आप इसको देख सकते हैं इजीली। मैंने आपके सामने क्या लिखा, गर्ल लिखा है। आपने कहा कि सर जो गर्ल है, क्या है गर्ल? गर्ल मतलब आपने कहा साहब इसका मतलब तो ये होता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, क्या इसको आप अलग से पढ़िएगा GIRL
आर एल। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको आप ऐसे पढ़ो गर्ल, एक साथ पढ़ो। तो इंडियन जो ग्रामर है, भारतीय व्याकरण जो है, उसके अंदर जो हमारे पाणिनि और भर्तरी जो सेक्शन है, पाणिनि और भर्तरी का एक कंसेप्ट था कि जब हम वर्ड्स को एक साथ पूरा का पूरा जब हम सेंटेंस बनाते हैं और जब एक साथ प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, तो उस वक्त जो एकदम से साउंड निकलता है, जो ब्लास्ट होता है अंदर से, उससे आपको नॉलेज होती है। नॉलेज होने का एक बेसिक फंडा है। एक एक लेटर आप पढ़ेंगे तो उससे नॉलेज नहीं होगी, पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगी कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं स्फोटवाद। किसने दिया था? पाणिनि और भर्तहरि ने ये कंसेप्ट दिया था, जिसको हम पढ़ते हैं यहां पर वर्ड्स के अंदर। इसी के बाद एक नया सेक्शन है मीमांसा के अंदर, जिसको हम कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी त्रिपुटी मीन्स व्हाट, कि यहां पर देखिए नॉलेज होने का एक बेसिक फंडा है। यहां पर तीन अलग अलग चीजों का एग्जिस्टेंस मानिए, अगर आपको यहां पर नॉलेज लेनी है। तीन कौन कौन? जैसे मैं आप जनरल बात करता हूं, तीन कौन कौन? एक जो उस तरफ बैठे हैं आप लोग, दूसरा जो मैं यहां पर हूं, सेकंड, तीसरा जो मैं वर्ड्स आपको बोल रहा हूं वो आपकी नॉलेज है। मींस इसको आप ऐसे समझिए, ए बी सी। यहां कहा गया है कि ये है आपका ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। इसको आप ऐसे समझिए, ये वो है जिसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, जिसकी नॉलेज मुझे करनी है। ये है ज्ञान, जो नॉलेज मैं कर रहा हूं, और ये वो पर्सन जो नॉलेज कर रहा है। आप वो पर्सन हैं, आप ज्ञाता हैं जो नॉलेज करने के लिए उस तरफ बैठे हैं। आपको फिलॉसफी की नॉलेज करनी है, फिलॉसफी का ज्ञान करना है। ठीक है, और मैं हो गया आपका ज्ञेय, कंसेप्ट हो गया ज्ञेय, ज्ञान हो गया फिलॉसफी का, आप हो गए ज्ञाता। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों कंसेप्ट को मिलाकर कहा गया है त्रिपुटी संवत। त्रिपुटी संवत इन मीमांसा फिलॉसफी मींस नॉलेज होने का तीन फंडे हैं, तीन तरीके हैं। ये बेसिक मॉड्यूल है, ये इसी तरीके से होती है। ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट की नॉलेज करने के लिए एक पर्सनैलिटी होना जरूरी है, और इन दोनों के बीच में ही जब कम्युनिकेशन होगा, उस कम्युनिकेशन को ही मैं नॉलेज कहूंगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नॉलेज नहीं होगी। मैं नहीं हूं, ऑब्जेक्ट है, तो भी नॉलेज नहीं होगी। ऑब्जेक्ट है, मैं हूं, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी नॉलेज नहीं होगी। इट मीन्स, मान लीजिए इस कमरे में मैं बैठा हूं, उस कमरे में कोई और बैठा है, हम दोनों तो हैं, लेकिन हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो कैसे हम इसकी नॉलेज करेंगे? तीनों चीजें एक समय पर, एक टाइम पर अगर होगी किसी जगह पर, तो ही हमें एग्जैक्ट नॉलेज हो सकती है। तो ये वो कंसेप्ट है मीमांसा के जो आप लोग मिस कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, है ना? तो ये पढ़िए वेदांत।